हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का जो बुक है फ्लेमिंगोज का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, और ये लिखा है एनीज यंग ने। एक्चुअली उनका एक बुक है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उसमें से दो स्टोरी, पहला समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज और दूसरा आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार मुकेश की कहानी है जो हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, और इसमें हम लोग साहिब आलम की कहानी पढ़ेंगे। साहिब आलम जो वर्ड है इसका मतलब तो होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स का मालिक, लेकिन एक्चुअली ये जो बच्चा है वो महज एक रैग पिकर है। एनीज यंग जो कि इस स्टोरी की राइटर है, उनका जन्म राउरकेला यानी कि उड़ीसा के एक शहर में हुआ था। उनकी पढ़ाई लिखाई हैदराबाद और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कंप्लीट हुई, और उन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में एज अ कॉलमनिस्ट काम किया, एज अ एडिटर काम किया। उनके माता और पिता यानी दोनों ही पेरेंट्स राइटर रहे थे, इसलिए लिखना शायद उनके खून में कहीं ना कहीं है। इन स्टोरीज के थ्रू उन्होंने दिखाया कैसे ट्रेडिशन और गरीबी के बीच जो गरीब बच्चे वो एक्सप्लॉइटेड होते चले जाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि आखिर एनीज यंग ने इसका नाम लॉस्ट स्प्रिंग क्यों रखा। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड तो समझ में आता है कि ये उन बच्चों की कहानी है जिनका बचपना उनसे छिन गया हो, तो इसलिए सब टाइटल तो समझ में आता है, पर लॉस्ट स्प्रिंग ऐसा क्यों? तो स्प्रिंग जो सीजन होता है और जो चाइल्डहुड एक फेज होता है हमारे लाइफ का, दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज होती हैं। स्प्रिंग जो होता है वो साल का सबसे अच्छा सीजन माना जाता है, और उसी तरह से जो चाइल्डहुड होता है वो हमारे लाइफ का गोल्डन फेज होता है। स्प्रिंग सीजन में कलरफुल फ्लावर्स, चारों तरफ कलर, तरह से जो बचपन होता है वो भी कलरफुल होता है, वो भी बहुत सारे रंगों से भरा होता है। ये कहानी साहिब आलम की है और उन सभी बच्चों की है जो 1971 के वक्त जिनकी फैमिलीज को बांग्लादेश छोड़ करके, ढाका जो कैपिटल है बांग्लादेश का, उसको छोड़ करके एज अ रिफ्यूजी हमारे देश में आना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर स्टॉर्म्स के कारण उनके सारे फील्ड, घर सब बर्बाद हो गए थे, उनको खाने की दिक्कत हो गई थी। साहिब आलम, उसकी फैमिली और ऐसे 10,000 रैग पिकर्स सीमापुरी में रहते हैं। सीमापुरी एक जगह है जो कि दिल्ली के पेरीफेरी में, मतलब दिल्ली के किनारे पर है। कहने के लिए तो वो दिल्ली से बहुत नज़दीक है, पर मेटाफोरिकली वो दिल्ली से कोसों दूर है। मतलब कि दिल्ली का जो डेवलपमेंट है, दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है तो वहाँ पे काफ़ी सुख सुविधाएं, सभी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं, पर सीमापुरी में ऐसा कुछ भी नहीं है। सीमापुरी वैसे तो एक वाइल्डनेस हुआ करता था, एक जंगली इलाका हुआ करता था, पर अब वहाँ पर लगभग 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। लेकिन उन रैग पिकर्स के पास घर के नाम पर सिर्फ चारों तरफ एक मिट्टी की दीवार है, और छत की जगह पर सिर्फ टीन का या फिर जो तारपुलिन होता है उसका एक छत है। ये स्टोरी फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में लिखी गई है। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव एक कहानी कहने का एक तरीका होता है जिसमें ऐसा लगता है एज इफ जो नैरेटर है वो अपने लाइफ के पुराने किसी इंसिडेंट को, किसी इवेंट को याद कर रहा है और उसके बारे में हमें बता रहा है, एक कहानी कह रहा है। और इसमें आई, वी, अस, आवर सेल्फ जैसे वर्ड नैरेटर यूज करते हैं। जो नैरेटर है वो आई है। तो कहानी इस तरह से शुरू होती है। मैंने एक दिन साहिब से पूछा कि तुम ये क्यों करते हो। उसके पीठ पे एक प्लास्टिक का बैग था जिसमें वो कचड़ों में से कुछ इंपॉर्टेंट जो उसे लग रहा था वो चुन करके डाल रहा था। उसने जवाब दिया कि मैं इसलिए ये काम करता हूँ क्योंकि मेरे पास और कुछ करने को है नहीं, मैं क्या करूँ। तो कहते कहते में मेरे मुँह से ये निकल गया, तुम स्कूल क्यों नहीं जाती, तो तुम्हारे स्कूल जाने की उम्र है। लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने कितनी गलत बात कह दी, क्योंकि वो लोग इतने गरीब थे कि वो किसी अच्छे स्कूल में अपना एडमिशन करा नहीं सकते थे, और अगर किसी गवर्नमेंट स्कूल में वो एडमिशन कराते तो उसके लिए गवर्नमेंट स्कूल उनके नेबरहुड में होना ज़रूरी था, जो कि था नहीं। यही बात मुझे साहिब ने बोला कि यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँ। मैंने कहा कि अगर मैं एक स्कूल खोलूँ तो क्या तुम उसमें पढ़ने आओगे। तो मैंने देखा उसकी आंखों में एक एक्साइटमेंट था और उसने बोला हाँ हाँ ज़रूर। मैंने तो ये बात सिर्फ यूं ही कह दी थी, लेकिन कुछ दिन बाद साहिब दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया और उसने कहा कि आपका स्कूल बनकर तैयार हो गया है। मैंने अपने शर्मिंदगी को, अपने एम्बैरेसमेंट को छुपाने के लिए उस वक्त ये कह दिया कि अरे स्कूल बनने में वक्त लगता, लेकिन मैं उस दिन समझ गई थी कि ये जैसे कि मैंने आज एक खोखली प्रॉमिस उससे कर दी थी, उसी तरह से उन लोगों की जो अंधेरी इस दुनिया में ऐसे खोखले प्रॉमिसेस की जैसे भरमार हो। क्योंकि जब भी इलेक्शंस आते हैं तो जो लीडर्स होते हैं वो उनके पास आते हैं, उनसे प्रॉमिसेस करते हैं, और इलेक्शन जीतने के ठीक बाद वो सारे प्रॉमिसेस भूल जाते हैं। एक दिन ऐसा ही हुआ कि वो जो रैग पिकर्स बच्चों का जो ग्रुप था उससे मेरा फिर आमना सामना हुआ, तो उनमें से एक बच्चा चप्पल नहीं पहना था। मैंने उससे पूछा कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहना। उसने बोला कि मेरी माँ ने शेल्फ पर से जूते उतारे ही नहीं।
तो वहीं एक दूसरा लड़का खड़ा था, वो बोला कि अगर इसकी माँ वो चप्पल उतार भी देती ना तो भी ये नहीं पहनता। और जो ये बात बोल रहा था वो लड़का दोनों ही पैर में अलग अलग तरह के चप्पल पहना था। जब मैंने इस बात के लिए उसे टोका तो वो पैर को अपने आगे पीछे करने लगा, ज़मीन पर उस चप्पल से रगड़ने लगा। वहीं पर एक तीसरा लड़का था, उसने बोला कि मुझे जूते पहनने का बहुत शौक है, मैं एक दिन जूता पहनना चाहता हूँ। और यही बेयर फुटेड बच्चों को जब मैंने देखा तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि गाँव में ऐसे बहुत सारे बच्चे होते, बहुत सारे लोग होते जो चप्पल नहीं पहनते। और इस बात को ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है कि ये गरीबी की वजह से नहीं है, ये हमारे देश की परंपरा है कि यहाँ पे लोग खाली पैर चला करते हैं। मुझे नहीं पता ये सचमुच ऐसी कोई परंपरा है या नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर समझती हूँ कि इन परंपराओं और गरीबी के बीच कहीं ये गरीब लोग, ये गरीब बच्चे दब के रह गए हैं, वो पिसे चले जा रहे हैं। और यही जब बेयर फुटेड बच्चों की बात हो रही थी तभी मुझे याद आया कि एक इंसान से मैं मिली थी जो कि उडुपी कर्नाटका से था। उडुपी या उडुपी एक जगह है कर्नाटका में। वो मुझे बताया कि उसके पिता जो थे वो एक मंदिर के पुजारी थे, और जब भी वो स्कूल जाता था उस मंदिर के सामने आता था तो वो भगवान से ज़रूर ये कहता था कि हे भगवान मुझे जूते मिल जाएं। और एक दिन जब उसे जूते मिल गए, उस दिन उसने भगवान से जाके ये प्रार्थना किया कि हे भगवान अब जो जूते मुझे मिल गए हैं तो ये जूते मुझसे कोई ना छीने। और जब इस कहानी को सुनने के ठीक 30 साल बाद मैं उस गांव में दोबारा गई तो वो मंदिर जो है वो एक सूनेपन में, एक वीरानता में जैसे खो गया था। और उसके पीछे तरफ आंगन में गई जहाँ पे अब दूसरे पुजारी जो है वो रहते थे, तब मैंने देखा रेड और व्हाइट कलर के प्लास्टिक के चेयर्स थे और एक बच्चा जो कि ग्रे यूनिफॉर्म, सॉक्स, शूज सब अच्छे से पहना था। और जब मैंने इस बच्चे को देखा तब मुझे उसकी याद आ गई जिसने मुझे ये कहानी सुनाया था कि उनके बचपन में उन्हें बहुत मुश्किल से जूते मिले थे। ये बच्चा जो है ये भी इसी मंदिर के पुजारी का बेटा है, लेकिन 30 साल में इतना तो फर्क पड़ा कि आज ये एक अच्छे स्कूल जा रहा है, अच्छे से ड्रेस्ड अप है। लेकिन आज भी रैग पिकर्स जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ढंग से चप्पल भी नसीब नहीं है। ये सीमापुरी में जो रैग पिकर्स रहते हैं इनके पास एक राशन कार्ड तो है, वोटिंग लिस्ट में इनका नाम भी है, पर इनके पास कोई पहचान नहीं। और जब मैं उन औरतों से पूछती हूँ जो लोग वहाँ पर वो रैग पिकिंग का काम करती हैं, आप एक ऐसे देश में क्यों रह रहे हैं जहाँ आपको कोई पहचान नहीं, तो वो कहती हैं कि उस देश में रहने से तो बेहतर है जिस देश में एक पहचान तो थी हमारे पास पर खाने को ग्रेन्स नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि उनके पास एक परमानेंट घर तक नहीं है, वो टेंट्स में रहते हैं और जहां उन्हें खाना मिलता है वहीं पे टेंट लगाकर वो रह जाते हैं। ट्रांजिट टेम्पररी घरों में उनके फैमिलीज चलते हैं, नए बच्चों का जन्म होता है और फिर वो बच्चे जो हैं वो पार्टनर्स इन सर्वाइवल बनते हैं। और सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब है रैग पिकिंग। जो यहाँ के बड़े लोग हैं, रैग पिकिंग उनके लिए एक लाइवलीहुड है, एक कमाने का जरिया है, एक जीने का साधन है, सर्वाइवल का एक मीन्स है। लेकिन बच्चों के लिए इसका एक अलग मतलब है, इनके लिए एक मिस्ट्री, एक रहस्य है। वो साहिब है वही मुझे बताता है कि कभी कभी 1 रुपए, कभी कभी 10 रुपए भी मुझे इस गार्बेज में से मिल जाते हैं। एक दिन विंटर मॉर्निंग को मैं देखती हूँ कि साहिब जो है हमारे नेबरहुड का जो क्लब है उसके फेंस्ड गेट के थ्रू, मतलब वो गेट लॉक्ड है और उस पर पूरी बाउंड्री की गई है उस क्लब के चारों तरफ, उसके थ्रू वो देख रहा है कि कुछ लोग हैं जो कि वाइट ड्रेस्ड अप है और टेनिस खेल रहे हैं। और उस दिन मैं देखती हूँ कि जो साहिब है वो टेनिस शूज पहने हुए हैं। एक्चुअली वो उसके डिस्कलर्ड पूरे बदरंग हुए जो शर्ट और शॉर्ट्स वो पहने हैं उसके साथ बहुत ही वियर्ड सा लग रहा है, लेकिन वो उस दिन बहुत खुश है। और साहिब को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जो जूते उसने पहने हैं वो किसी अमीर बच्चे के छोड़े हुए जूते हैं। उस अमीर बच्चे ने इस जूते को शायद इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इसमें एक छोटा सा छेद हो गया। जिसने जिंदगी भर खाली पैर चला हो उसके लिए एक जूता जिसमें छेद भी हो वो पहनना एक सपने से कम नहीं है। फिर नैरेटर ये बोलती हैं कि आज ही सुबह मैंने देखा कि साहिब जो है वो एक स्टील का केन लिए, कैनिस्टर लिए वो मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है। जब हमारा आमना सामना होता है तो वो बोलता है कि अब मैं वो टी स्टॉल देख रही हूँ उसके लिए काम करता हूँ, वो मुझे 800 रुपये देता है महीने का और मेरा दिन भर का जो 3 टाइम का खाना है वो भी प्रोवाइड करता है। आज मैं उसके चेहरे की तरफ जब देखती हूँ तो वो जो उसके चेहरे पर हमेशा एक केयरफ्री लुक रहता था वो आज कहीं गायब है। जब मैं उससे पूछती हूँ कि क्या तुम्हें ये काम करने में मन लग रहा है तो वो कहीं और ही देखने लगता और वो कोई जवाब नहीं देता।
पर ये बात मुझे साफ लग रही थी कि भले ही आज वो पैसे कमा रहा है पर वो उतना खुश नहीं है। वो स्टील का केन जो उसके हाथ में है वो उसके प्लास्टिक बैग से कई गुना ज़्यादा भारी है, क्योंकि वो प्लास्टिक बैग शायद खुद का था उसका, और जब वो प्लास्टिक बैग कैरी करता था वो खुद का मालिक था, वो किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा था। लेकिन आज उसने जो स्टील केन लिया हुआ है वो उसका नहीं, वो उस टी स्टॉल ओनर का है, और अब वो खुद का मालिक नहीं है, अब वो किसी और के अंडर में काम कर रहा है। तो गाइज यही था आपका चैप्टर 2, जो कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पढ़ने का मौका भी नहीं मिलता, और हम उन खुश नसीब लोगों में से हैं जिन्हें ये मौका मिला है। तो इस वजह से हमें यह काम मन लगाकर करना चाहिए। See you in the next video with a new chapter. Till then, keep smiling, have wonderful days. और अगर आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहते हैं और क्वेश्चंस का आंसर्स चाहते हैं तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, उस पर मैं एक नया वीडियो बना दूंगी। See you in the next video. Till then, keep smiling, have wonderful days, and before you sign off, don't forget to hit the like button, share this video with your friends, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं, नए चैप्टर का वीडियो डालूं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।